Hello everyone. Today we are starting third chapter that is time response analysis. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ध्यान से समझना। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूँ तो क्लास में जितना भी मैं पढ़ाऊँगा इसे उसका एटलीस्ट 80% कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो दैट आपको बाद में अगर क्लास में दोबारा पढ़ाऊँ भी तो आपको एक बार बेसिक पूरा फंडामेंटल क्लियर हो। फिर भी आप ऐसा नहीं है आपसे पढ़ाने के बाद में गेट के क्वेश्चन या ईएस के क्वेश्चन या बुक्स के क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आपसे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। इसके बाद जो जितना भी मैं पढ़ाऊँगा थोड़ा सा 20% पार्ट जो है, जो जैसे डेरिवेशन वाले पार्ट है, वो मैं थोड़े से कट करके रखूँगा सो दैट हम इस टॉपिक को कम वीडियो मतलब लेंथ में और अच्छे से अच्छा हम इस टॉपिक को समझ पाएँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते, ठीक है। देखो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, इसमें इस चैप्टर को पहले मैं एक बार समराइज करता हूँ हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सेकंड ऑर्डर सिस्टम के बाद में फिर ऐसे एक टॉपिक आएगा हायर ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। हम जैसे सपोज थर्ड ऑर्डर सिस्टम हो गया, ये ऑर्डर क्या होता है ये सब मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हायर ऑर्डर सिस्टम। इसके बाद फिर हम इसमें पढ़ेंगे स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है, स्टडी स्टेट एनालिसिस, ठीक है। एक्चुअली मैं आपको पूरा समझाता हूँ ये चैप्टर में क्या है, ठीक है। देखो सपोज करो मेरे पास एक आरसी फिल्टर है, लेट्स से ये एक आरसी फिल्टर है, ठीक है। यहाँ पे आर लगा हुआ है, यहाँ पे सी लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। बेसिकली इट इज अ लो पास फिल्टर, ठीक है। तो क्यों है ये लो पास, वो सब नेटवर्क का काम है, अभी छोड़ो एक बार इसे इतना। आप एक बार सोचो, सपोज इस नेटवर्क पे मैंने यहाँ पे VIT लगा रखा है, इनपुट लगा रखा है प्लस माइनस, यहाँ मैं इसका आउटपुट वोल्टेज ले रहा हूँ प्लस माइनस V0T, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इस पर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊँ तो, या वो लगाने से पहले अगर मैं इस पूरे सर्किट को इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके लाप्लास डोमेन में चेंज करूँ तो देखो इतना तो आपने भी पढ़ा होगा कि R का लाप्लास ट्रांसफॉर्म R होता है, C का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/CS होता है। जब भी अपन सर्किट में कैपेसिटेंस को रिप्लेस करते हैं तो 1/CS से करते हैं, और R को किससे करते हैं, कांस्टेंट है एक तरह से, यहाँ पे R 2 ओम का कांस्टेंट, 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसको R से ही रिप्लेस करेंगे। इनपुट VIT रिप्लेस हो जाएगा VIS से, V0T रिप्लेस हो जाएगा V0S से, ठीक है। इस तरह रहता है। अब इसको पूरा अपन ने चेंज किया तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं अपन। इसको रीड्रॉ किया तो अपन ने यहाँ पे तो लिख दिया 1/CS, यहाँ पे लिख दिया R, यहाँ पे VIS और यहाँ पे V0S। ये समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं इसका आउटपुट वोल्टेज निकालूं V0S तो ये प्लस माइनस वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है यहाँ पे आपको, ठीक है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या होता है, इतना मैंने क्लास में सभी को पढ़ा रखा है कि वोल्टेज डिवीजन रूल किस तरह क्या अप्लाई करते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास ये एक सर्किट है, यहाँ पे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, एक और है ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, या इसको सिंपली R1 R2 नाम दे दो आप। इनके अक्रॉस अगर टोटल वोल्टेज आप P अप्लाई करोगे V, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा, करंट निकलेगा इधर से I, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना डेवलप होगा, प्लस माइनस V1, इसके अक्रॉस प्लस माइनस V2। तो अब यहाँ पे V2 वोल्टेज अगर सपोज मुझे फाइंड आउट करना है, ये V2 वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा जिस रेजिस्टेंस पे निकाल रहे हो वो, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 और इनटू टोटल वोल्टेज, ठीक है, टोटल वोल्टेज V, ठीक है। इधर प्लस था तो इधर प्लस माइनस, इस तरह आप ध्यान रख लो अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को V0S फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये V0S, तो ये भी तो ऐसे ही हो रहा है। देखो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको दूसरा रेजिस्टेंस मान लो ना, ये इंपीडेंस ही तो है C, कैपेसिटर की इंपीडेंस C की इंपीडेंस कितनी होती है 1/CS, ठीक है। तो ये इंपीडेंस है एक तरह से, तो ये हो गया 1/CS और R प्लस 1/CS। जिस इंपीडेंस पे निकाल रहे हो वो, ये वोल्टेज किस इंपीडेंस पे निकाल रहे हो 1/CS पे, तो यही इंपीडेंस डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस R प्लस 1/CS इंटू इनपुट वोल्टेज VIS। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज कितना डेवलप हो गया, वो हो गया 1/RCS प्लस 1 और इंटू VIS, ठीक है। इस VIS को भले ही आप इधर नीचे सेंड कर दो VIS। तो एक चीज देखो यहाँ पे हुआ क्या, ये है आउटपुट का ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का ट्रांसफॉर्म। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये इस सिस्टम का ये ट्रांसफर फंक्शन है H(S), यही तो हुआ जो अपन फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं, H(S) इसका ट्रांसफर फंक्शन है ये। तो अब इस ट्रांसफर फंक्शन को अगर मैं प्लॉट करूं, अगर मैं इसमें देखूं तो सिस्टम में देखो नीचे जो होता है डिनोमिनेटर, अगर ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर पार्ट में जो S के रूट्स होते हैं उनको अपन पोल कहते हैं, और जो न्यूमरेटर पार्ट में होते हैं उन्हें अपन जीरो कहते हैं। तो इसके अंदर पोल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट में। तो 1+RCS को अगर अपन जीरो कर दे तो इसका पोल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, -1/RC पे। तो ये इस साइड पे, तो ये नहीं, तो ये -1/RC यहाँ पे इसका पोल है, ठीक है। अच्छा जीरो कहाँ पे, जीरो है क्या सिस्टम में, जीरो तो है ही नहीं क्योंकि कोई भी S की टर्म ऊपर नहीं है। अब सिस्टम में कितने पोल है, एक पोल है। तो दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। अब आप इस चीज को याद रखो, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है अभी के लिए आप इतना याद रखो, नंबर ऑफ पोल, ठीक है। सिस्टम में जितने पोल होते हैं वही सिस्टम का
ऑर्डर होता है, ठीक है। एक बार के लिए आप इतना याद रखो, इसमें काफ़ी टर्म्स आएंगे, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम, वो सब काफ़ी टर्म्स आएंगे। अभी एक बार के लिए वो सब आप दिमाग से निकालो, एक बार सिर्फ इतना याद रखो क्या होता है सिस्टम का ऑर्डर, जिसमें नंबर ऑफ पोल एक हो, सिंगल पोल हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, दो पोल हो तो वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो यही बात कर रहा था मैं शुरू में कि इस चैप्टर में अपने को पहले पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर, फिर पढ़ना है सेकंड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ज़्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना, सेकंड ऑर्डर काफ़ी डिटेल में जाना है, क्योंकि गेट में आने वाले 90% क्वेश्चन सिर्फ सेकंड ऑर्डर सिस्टम से ही होते हैं। रिमेनिंग 10% क्वेश्चन में या तो फर्स्ट ऑर्डर के कुछ कंसेप्ट पूछ लेता है, बैंडविड्थ वगैरह उसके, सेटलिंग टाइम वगैरह, या स्टडी स्टेट एनालिसिस से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। इसको डिटेल में समझेंगे काफ़ी। बाकी अभी पहले हाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो सपोज करो इस सिस्टम पे ये जो RC सिस्टम है, इस सिस्टम पे अगर मान लो यहाँ मैंने 3 वोल्ट लगाया, 3 वोल्ट लगा दिया स्लेट से, है ना। तो ये 3 वोल्ट जो लगाया है ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है। टाइम कांस्टेंट क्या होगा इसका, टॉ इक्वल टू RC। तो कैपेसिटर धीरे धीरे अपने टाइम कांस्टेंट टॉ इक्वल टू RC के रेफरेंस में चार्ज होने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे चार्ज होगा एंड काफ़ी टाइम बाद सपोज 2.9 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, लेट से, है ना। तो मतलब 3 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। आई वांटेड टू से कि काफ़ी टाइम बाद 3 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा। अब वो सब क्या टाइम होगा, एक्चुअली इनफाइनाइट टाइम पे जाके 3 वोल्ट से चार्ज होगा, वो सब बात की बात है। अभी के लिए इतना आप सोचो कि काफ़ी टाइम बाद ये 3 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो चार्जिंग कैसे होगा इसका, देखो आपने लगाया इनपुट 3 वोल्ट का, ये इनपुट लगाया आपने 3 वोल्ट, ठीक है। ये इनपुट है, ध्यान रखना ये इनपुट है। अब आउटपुट, अगर आउटपुट ड्रॉ करना है ये टाइम के साथ t, तो अब अगर मुझे इसका आउटपुट ड्रॉ करना है तो देखो क्या होगा, ये धीरे धीरे कैपेसिटर 0 वोल्ट से चार्ज होने लगेगा और फाइनली इस 3 वोल्ट को अचीव कर लेगा कहीं आगे जाके, टाइम t टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये अब देखो चार्ज होते टाइम, एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ ये 3 वोल्ट से कब चार्ज होगा। ये चार्ज होगा टाइम t इक्वल टू इन्फाइनाइट पे, इन्फाइनाइट टाइम पे ये परफेक्टली 3 वोल्ट से चार्ज होगा, उसके पहले नहीं होने वाला। तो इन्फाइनाइट टाइम तक आप वेट थोड़ी करोगे कि कैपेसिटर इन्फाइनाइट टाइम तक, मैं सपोज मुझे किसी कैपेसिटर को चार्ज करना है तो मैंने उसको बैटरी के अक्रॉस लगाया, अब मैं इन्फाइनाइट टाइम तक थोड़ी वेट करूंगा कि वो 3 वोल्ट से चार्ज होगा। सपोज अगर वो कैपेसिटर 2.9 वोल्ट से चार्ज हो गया, सपोज 2 सेकेंड बाद, ये यहाँ पे मान लो 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड बाद अगर वो 2.9 वोल्ट से चार्ज हो गया, ठीक है, तो ठीक है मेरे लिए सफिशिएंट है। ये 3 से नहीं हुआ, 0.1 वोल्ट के लिए मैं थोड़ी इन्फाइनाइट टाइम तक वेट करता रहूंगा। तो ये जो टाइम है जितनी देर में अपने को यूजर को उसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। या यूं कहूं कि देखो यहाँ पे जाने के इसके पहले क्या था, इस टाइम के t इक्वल टू 0 के पहले क्या था, कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज 0 था और बहुत देर से 0 ही था क्योंकि कोई बैटरी नहीं थी, कोई इनपुट ही नहीं था। फिर क्या हुआ, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद मान लेते हैं कि 3 वोल्ट अचीव हो गया, 2.9 वोल्ट को लगभग मान लेते हैं कि ये 3 वोल्ट के इक्वल ही हो गया है। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आउटपुट लगभग फिर कांस्टेंट ही हो गया, 3 वोल्ट ही हो गया। तो देखो जितने टाइम तक सिस्टम में डिस्टर्बेंस रहे, डिस्टर्बेंस कब रहे, जब आउटपुट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा था। तो जितने टाइम में सिस्टम में डिस्टर्बेंस रहते हैं उस टाइम को अपन कहते हैं ट्रांजिएंट टाइम। दिस इज ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है। ट्रांजिएंट मीन्स सिंपली यू कैन से डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये नेटवर्क में भी पढ़ने वाला है अपन कि ट्रांजिएंट टाइम, ट्रांजिएंट मतलब जो अपने को वहाँ पे अपन पढ़ते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस, तो वहाँ पे भी अपन देखते हैं कि ट्रांजिएंट क्या होता है। तो इसके बाद ये वाला जो टाइम है और ये जो टाइम है, इसके बाद इन्फाइनाइट तक और इसके पहले ये जो पूरा टाइम है टिल हेयर और ये यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक, ये जो टाइम है, एक तो ये वाला और एक ये जो टाइम है, ये दोनों टाइम को अपन क्या नाम देंगे, ये है स्टेडी स्टेट। तो देखो इस चैप्टर में एक्चुअली टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस में ये टाइम एक्सिस के ऊपर, इस टाइम एक्सिस का ही तो अपने को एनालिसिस करना है। तो टोटल 2 टाइप के एनालिसिस होंगे, कौन कौन से, एक तो ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस, एक होगा स्टेडी स्टेट एनालिसिस। ये समझ आया। तो इस चैप्टर के 2 टॉपिक हैं, एक तो स्टेडी स्टेट एनालिसिस यानी जब सिस्टम आपका जो आउटपुट आपको चाहिए वो अचीव कर चुका होगा उसके बाद का एनालिसिस है, ठीक है। और एक जो आपने इनपुट दिया वो इनपुट जब तक अचीव नहीं होता, जब तक सिस्टम उस इनपुट को फॉलो करते हुए फाइनल आउटपुट नहीं देता, उस टाइम तक का जो एनालिसिस है दैट इज द ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस। आई होप ये समझ आया हो। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन था वो ये पूरा था कि अपने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर, इसमें जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक्चुअली अपन टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस ही पढ़ने वाले हैं और इन सिस्टम्स को और इन फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को समझने वाले हैं, ठीक है। पहले इनका बेसिक समझेंगे, उसके बाद इनका टाइम रेस्पॉन्स एनालिसिस देखेंगे, सॉरी ट्रांजिएंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स एनालिसिस ही पढ़ेंगे शुरू में, और उसके बाद में फिर सेकंड पार्ट आएगा इनका इन्हीं सिस्टम्स का स्टेडी स्टेट एनालिसिस। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि इस चैप्टर में अपन कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोबारा फर्स्ट ऑर्डर से, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। ये देखो
फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो होता है, अब आप इतना तो समझ ही गए होगे कि सिस्टम में एक पोल होगा, ठीक है। तो सिस्टम में एक पोल है, सिर्फ कोई एक पोल है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी अब देखो, अपने फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ आप पढ़ चुके हो, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे सपोज करो आपके पास ये गेन है GS, ठीक है, और इसके ऊपर इनपुट दिया मैंने ये X ऑफ S, और इससे मैंने आउटपुट लिया Y ऑफ S। तो दिस इज एन ओपन लूप सिस्टम, ये एक ओपन लूप सिस्टम है, ठीक है। अब अगर मैं मान लो यहाँ पे इसमें एक फीडबैक डाल दूँ, ये G, ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे एक फीडबैक डाल दिया, दिस इज H, ठीक है। तो नाउ इट इज एन, क्या है ये बताओ, नाउ इट्स ए क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। अब ये क्लोज लूप बन चुका है, फीडबैक कोई सा भी हो सकता है, आपका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में भी, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा क्लोज ही होगा या हमेशा ओपन होगा। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के भी दो टाइप होंगे, एक तो उसका ओपन लूप और एक उसका क्लोज लूप सिस्टम। ये चीज समझ आया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का अपने को सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का ओपन लूप सिस्टम पढ़ना है। ओपन लूप सिस्टम किसका? फर्स्ट ऑर्डर का। अब इतना तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर का अगर ओपन लूप पढ़ना है, यानी उसमें नंबर ऑफ पोल कितने? एक है। अब देखो कैसे होता है वो, एक पोल, और इसका पोल कहाँ होता है? ओरिजिन पे, ओरिजिन पे। तो नीचे एक सिंगल पोल होगा S, ऐसे नहीं होगा, डेविएटेड पोल नहीं होगा। जैसे ये वाला पोल देखो, अगर लिखा हुआ था 1/1 प्लस RCS, तो ये पोल कहाँ है? ये पोल ओरिजिन पे नहीं है, ओरिजिन से डेविएट हो गया है, -1/RC पे चला गया है ये जो अपन ने निकाला था यहाँ पे। तो लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप सिस्टम होता है, उसका पोल कहाँ होता है? एग्जैक्ट ओरिजिन पे ही होता है, तो सिर्फ S का ही टर्म आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखो ये हो गया 1/τ, क्लियर? 1/τ, और 1/τ क्या होता है? इसका सिस्टम पैरामीटर है, ठीक है। ये सिस्टम पैरामीटर मतलब ये सिस्टम का टाइम कांस्टेंट है, तो ये ऊपर रहता है ऐसे, है ना। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आप इसको ये मत सोचना ये सर कहाँ से आया, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑर्डर का ओपन लूप सिस्टम। इसके बाद इसके ऊपर जो इनपुट दिया हुआ होगा वो होगा R ऑफ S, इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये, और आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म C ऑफ S। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूं, दैट इज CS अपॉन R ऑफ S, दैट विल बिकम 1/τS, और पोल कहाँ पे इसका? एकदम ओरिजिन पे। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का ही अगर मुझे क्लोज लूप सिस्टम बनाना है, लेकिन क्लोज लूप बनाते टाइम सबसे पहले आपका फोकस किस पे होगा? HS पे। फीडबैक क्या है? तो मैं आपको पहले ही बता दूं, हम यहाँ पे कौन सा फीडबैक पढ़ने वाले हैं? यूनिटी फीडबैक, ठीक है, यूनिटी है ये। और उसके साथ कौन सा फीडबैक? नेगेटिव फीडबैक। हम नेगेटिव फीडबैक देने वाले हैं और यूनिटी फीडबैक देने वाले हैं। HS की वैल्यू 1 है, तो देखो कैसा बनेगा, 1/τS, ये तो फॉरवर्ड गेन हो गई अब, ठीक है। ये आउटपुट है C ऑफ S, ये इनपुट है R ऑफ S, और यहाँ पे एक समेशन पॉइंट लगा के आउटपुट से मैंने फीडबैक ले लिया और यहाँ पे -9 लगा दिया। ये हो गया, देखो यूनिटी है, और फीडबैक कैसा है? ये नेगेटिव है। ये चीज समझ आई? अब देखो आगे, इसके बाद अगर इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालूं CS अपॉन RS, तो बोलो वो क्या बनेगा? वो बन जाएगा, इसको कर लो आप G/1 प्लस GH से सॉल्व, तो वो आ जाएगा अपने पास 1/τ और S प्लस 1/τ। आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/τS प्लस 1, सॉल्व करोगे तो ये भी आ रहा है। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, एक बार आप इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को। यहाँ पे देखो, अगर मैं इस RC फिल्टर की बात कर रहा था शुरुआत में, ये RC फिल्टर, तो इस RC फिल्टर के लिए टॉ क्या होता है? RC, R/C। तो आप एक चीज सोचो, यहाँ पे ये टॉ ही तो है, और ये टॉ है, और यहाँ पे ये भी क्या है? टॉ ही है। तो एक्चुअली ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम ही तो है। यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, आउटपुट का ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे भी यही है, आउटपुट का ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे टॉ था, वही टॉ यहाँ पे कितना है? RC है। तो आई होप ये चीज समझे होगे। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक तो और चीज समझाना चाह रहा हूँ। ये देखो, इस RC फिल्टर में रेजिस्टेंस कैसा एलिमेंट है? एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट है। ये एनर्जी का डेसिपेशन करता है। कैपेसिटर कैसा एलिमेंट है? दिस इज एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। ये स्टोर करता है एनर्जी को। इंडक्टर और कैपेसिटर ये दोनों के दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो अब हमने एक चीज सीखी यहाँ पे कि अगर मैं इस RC सिस्टम को समझूं एक बार के लिए, तो मैं क्लियरली कह पा रहा हूं कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है 1/RC प्लस RCS प्लस 1 या 1/τS प्लस 1, ये ऐसा ही आ रहा है। कैसा? फर्स्ट ऑर्डर के क्लोज लूप सिस्टम के जैसा। कैसा? यूनिटी नेगेटिव फीडबैक में। तो एक्चुअली ये जो RC फिल्टर बना हुआ है, ये यूनिटी नेगेटिव फीडबैक लिया हुआ है, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर का, और ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम बना रहा है, ओपन लूप फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम डेवलप कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। और यहाँ से दूसरी चीज क्या सीखे, इस क्लोज लूप सिस्टम के अंदर देखो इसका ऑर्डर कितना है? इसमें कितने पोल है? एक ही पोल है। तो ये इसका मतलब इसके अंदर भी कितने, ये इस सिस्टम का ऑर्डर भी कितना है? 1 ही है। क्लियर है? इस सिस्टम का ऑर्डर भी क्या हुआ? एक ही पोल है इसके पास, तो इसका ऑर्डर भी कितना है? एक ही है। अब यहाँ पे आप इसका ऑर्डर भी एक ही हुआ। अब यहाँ पे आप एक चीज समझे, सिस्टम में जितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट लगे होंगे, आई एम रिपीटिंग, सिस्टम में जितने एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होंगे, यहाँ पे इसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट ये C है,
1 सेकंड, मैं इस वीडियो को यहीं पे मतलब यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसके आगे का पूरा मिल जाए।